होगा, है ना। तो इस तरीका से सोचना है ना। टीचर को एक दिन में बीच में घुसिया के को जज नहीं करिए, नहीं जज कीजिए, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है आपको। आए हैं पढ़ाई कीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है भेंट कीजिए, मुलाकात कीजिए, बताइए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया। तो जिनका पहला दूसरा क्लास होगा उनको समझ में नहीं आने जा रहा है, और जो लोग जो 4-5 क्लास छूटा भी है कोई बात नहीं है, मतलब 5-6 क्लास भी किए होंगे, उनको 100% समझ में आने जा रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक था जिसके अंतर्गत हम आपको 1939 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू करके भारत और विश्व का थोड़ा बहुत इतिहास बताते हुए संविधान सभा का गठन किए, है ना। उसके बाद देश को आजादी दिलाया गया, फिर संविधान की रचना करा दिए हैं, है ना। ये सब काम हम लोग कर चुके हैं। अब यही 1939 से लेकर संविधान सभा के पूर्ण रूपेण लागू होने तक अर्थात 26 जनवरी 1950 तक कुछ तथ्यात्मक बातें भी हुई थी जो फैक्ट है। तो अब हम कहानी जो सुनाए हैं उसी में कहीं इसका समावेश आप करके उसको भी याद आप रखिएगा। तो ऐसा तथ्य जो कहानी में आया नहीं, है ना, उसको लास्ट में हम लोग पॉइंट वाइज, है ना, अध्ययन करेंगे। और यह ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको छोड़िएगा नहीं, है ना। हम उसमें भी समझाने का कोशिश करेंगे तथ्य को भी, ताकि आपको किसी तरीके से याद रहे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब लोग अपना अपना नोट्स निकालिए। तो पहले पेज नंबर 25 ना हुई, 27 हुई, 25 से, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 25 से पेज नंबर 25 निकालिए सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था क्या? नहीं, वो कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। मोस्ट वीवीआई है, और ये आपको कहानी में भी सुनाए थे, और यहाँ फिर एक बार अलग से भी लिखा दे रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआई है, खूब पूछता है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के जरिए नहीं होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करके करती है ना, उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। जैसे मुखिया का चुनाव होने वाला है ना, तो वो किस आधार पे होगा? तो वयस्क मताधिकार के आधार पे। किस आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का सिंपल मतलब होता है भारत का हर वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसको एक वोट देने का अधिकार है। इसी को कहा जाता है वयस्क मताधिकार। तो संविधान सभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ऑप्शन में यही रहता है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने गए। चलिए भरिए पहला पॉइंट। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के, वयस्क मताधिकार भरना है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, है ना। जानबूझ के यह बात लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यही कंफ्यूजन पैदा करता है। यही शब्द है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो बल्कि ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। क्लियर हो गया? पहला क्लास वाले भी थोड़ा समझिएगा, कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। संविधान सभा का मतलब वैसा सभा जिसने इस संविधान को बनाया। अब बनाने वाला संविधान सभा में आदमी ना होगा तो वो आदमिया के चुनाव के अंग भय रहे। तो थोड़ा तथ्यात्मक रूप में ही सही याद कर लीजिए, क्योंकि कहानी सब सुना चुके, दोबारा सुनाएंगे तो फिर से 21 क्लास लगेगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो B.R. अम्बेडकर साहब पहले संविधान सभा के सदस्य बनेंगे तब ना उनको कोनो समिति का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। आप संविधान सभा के सदस्य है ये नहीं है तो समिति के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके साथ कुछ घटना घट गया। घटना यह घटा कि B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन चुनाव जो हुआ था ना,
वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? शुरुआत में पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन जब भारत बटाया ना तो इनका जो चुनाव हुआ था बंगाल से, ये एरिया चला गया पाकिस्तान। अभी इनका तब क्षेत्र केने चल गया? पाकिस्तान में चला गया। तो ये तो बिना क्षेत्र के रह गए। अब हुआ कि भाई इनका का करल जाओ, तो इनका के तुरंत कोशिश करके कहा गया कि पूना का सीट खाली करवाओ। पूना से चुने गए थे हमारे जयकर साहब, छोड़िए उस सब नाम को। तो पूना का सीट खाली करा के वहां से फिर इनको चुना गया। इसीलिए ग्रुप में खूब मार होता है। हम अक्सर लेकर सब लेके सवाल आता है, सर अम्बेडकर का चुनाव बंगाल से हुआ था कि नहीं? तो सब पूना से हुआ था कि नहीं? बंगाल वाला अपन किताब दिखाई, पूना वाला अपन किताब दिखाई। अरे भाई सही बात का आप समझ गए हैं। शुरू में इनको कहां से चुना गया? पश्चिम बंगाल। अभी क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, है ना, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। जो आज के डेट में क्या बन गया? बांग्लादेश। जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, है कि नहीं है? तो बांग्लादेश में जब आज के वाला बांग्लादेश में चला गया तो इनका तो क्षेत्र में चला गया बांग्लादेश। अब मान लिया गया, थोड़ा सा भगवान न करे ऐसा हो कि कोई विधानसभा अगर नेपाल में चला जाए और वहां के विधायक खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? समझे, मान लिया कोई पंचायत है, फिर से भारत नेपाल के बीच समझौता हो गया, भारत सरकार बोला ठीक बा जा क्षेत्र तू ले लो, तो हमनी के देश रहा नहीं। अब तो वहां के मुखिया का कहिए हजूर हम के नहीं, है ना, तो भाई तू शांत रह, तोरा ला कहीं से व्यवस्था करल जाए। तो वे व्यवस्था करके कहां भेज देवल गए? पूना से। चलिए भर लीजिए इसको। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन शुरू में कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल। भरिएगा पश्चिम बंगाल से हुआ था, किंतु बाद में यह भाग कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। फलतः अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बंगाल से शुरू में चुनाव हुआ और बाद में पूना से। अब कोई लड़े तो लड़ने दीजिए, आप बस बैठ के मजा लीजिए, है ना, समझ में आपको जवाब आ रहा है कि नहीं? पश्चिम बंगाल भी सही है, पूना भी सही है। सवाल आप कर सकते हैं कि सर ऑप्शन में दोनों देगा तो क्या जवाब देंगे? आपको जो मन करे दीजिए, दोनों सही है। अगर कोई शब्द नहीं दिया प्रथमतः या लास्टली तो दोनों जवाब सही है ना, है ना। ऐसा सवाल जनरली नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो कोई एक, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, कभी बंगाल भी दिया, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल नहीं पूछा, पूछा हुआ सवाल है, पूना भी पूछा हुआ सवाल है। लेकिन अगर दे दे कि उपचुनाव, खाली ये शब्दों को खोजिएगा, चुनाव तो बंगाल और उपचुनाव पूना, सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जवाब मिल जाता है जनरली। अगर दोनों ऑप्शन में देगा ना तो कुछ ना कुछ क्लू दे देगा, है ना। तो ये सब गलती आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, उपचुनाव शब्द रहेगा तो पूना और चुनाव शब्द रहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के। अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेज भारत में था ना तो उस समय 2 प्रकार के राज्य थे। एक को बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत, एक को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे को बोला जाता था, वेरी गुड, देशी रियासत। ये सब कहानी आपको सुनाए हुए हैं। अब जब देश आजाद हुआ ना तो देशी रियासतों को छूट दे दिया गया कि तुम्हें मन करे तो भारत में मिलो, मन करे तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आना तो उससे ज्यादा कहीं मन बढ़ल हो के तो आजादे रहो। अंग्रेज इतना खराब व्यवस्था करके गया था। इस देशी रियासत का मतलब पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ नया चेहरा दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी राज्य में कुछ ऐसा क्षेत्र रहे जहां के राजा भारतीय होके, जहां के राजा कौन होके? अंग्रेज ओकरा के जानबूझ के कहल कि तू हे राजा रह, लेकिन सुनो खूब ऊंचा कुर्सी लगा लियो, ऊपर आराम से बैठिए, दरबार लगइयो, लेकिन दरबार में काम के बात ना होके के चाहिए। दरबार में का करिए? हंसिए, खेलिए, खाइए, पिए, काम के काम हम करे, नियम हम बनाए। अब बोला मंजूर बा राजा रहे के, तो सोचला का राजवा अगर नहीं मंजूर कर लेम तो एकनी हम का बिगाड़ लेम, कोई जा यो अंग्रेजी में मिल गए तो कहना तो हजूर मंजूर बा, हमरा के नाम मात्र के ही राजा रहे दी, है कि नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र को देशी रियासत कहा गया, है ना। तो ये देशी रियासत बहुत अंग्रेज का सहयोग किया, समझे, इसमें बहुत गद्दार था सब, है ना। सब आगे इतिहास पढ़ाएंगे, फिर एक बार और कहानी सुनाएंगे।
तो ये देसी रियासत लोग में ज्यादातर जो है चक्कर में था आजाद रहने के। कुछ इतना बदमाश था वो कहा हम पाकिस्तान में मिल जाए, ऐसा था सब। कुछ कहा भारत में मिल जाए। तो वे बता रहे थे कल कि एगो रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज तो यहाँ से चल गए। अब अंग्रेज जो नियम बने कानून बने से काम मतलब हमने का अपना सुविधा से हिसाब से ना काम करेंगे। तू रह संप्रभु रह शक्तिमान रह तू जरा मन के कानून बनैल तोर बात मननी। जे दिन सत्ता हमनी के हाथ में आ गए उन दिन से नियम कौन बनाएगा? हम खुद बनाएंगे। अब मान लिया एगो सिपाही आपको एसपी जब बनिएगा ना तो आपको ट्रेनिंग कौन देगा पता है? दरोगा सिपाही ट्रेनिंग सेंटर पर जाइएगा तो आपको कहेगा तुमको ऐसा काम करना है, तुमको ऐसा करना है। आज जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा स्टार भारत का इथी मिल जाएगा, उसके बाद सिपाही की हिम्मत बकार से बोले के ये अलग बात है। आप सिपाही का सम्मान करना है तो करिए, और नहीं करिएगा तो आप इतने ऊपर हैं उससे हायरार्की में कि वो आपके सामने बैठ भी नहीं सकता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान तो आपको हो सकता है लातों से मारे, सीधा खड़ा हो जाओ, है कि नहीं है? तो वह हाल था भारत के। तो जल्ले उ रहलन तले नियम बनैलन गइलन तो जा तू दोसर देश हो गइल, हमनी के अपन आजाद बानी। तो कुछ ऐसा देसी रियासत रहे जो कहला का कि हम पाकिस्तान में मिले, कुछ ऐसा रहे जो कहे कि ना हम आजाद रहे। तो भाई भैल की मानतानी कि मान लिया गया थोड़ा देर के लिए अगर ये भारत का नक्शा है ना, है ना? अब इसके बीच में कोई रियासत है और वो कहे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए चाहे हम आजाद रहें, तो हम लोग के ऊपर खतरा हो जाएगा कि नहीं? देश के अंदर देश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भली बहुत बड़ा समस्या हो गया कि ना भाई इस समस्या के सल्टावल जरूरी बा। सल्टावे का बा ओकरा के अपना में करे के बा, या दूसरा कोनो चॉइस नहीं के। काहे कि अगर वो आजाद रह गए तो भी प्रॉब्लम बा, पाकिस्तान में शामिल हो गए तो पता चले है पाकिस्तान हो यो पाकिस्तान। तो यही बहाने घुसत रही हमनी में और आतंकवाद फैलावत रही। तब कहल गए भाई मजबूत आदमी के बात, कहल गए सरदार पटेल बना। तो उनकरा के एगो मंत्रालय बनावल गए, रियासती मंत्रालय। मंत्री बन जातू और सुनो साम दाम दंड भेद जौना विधि से होके जितना रियासत पड़ता हमनी के अंदर में सब के तू शामिल कर लो, चाहे जेंग होके। बात समझ रहे हैं ना? जेंग होके का मतलब प्रेमे से ना लात जूता बात कोनो से माने मना लेवे के बाद ओकरा के कोनो कीमत पर आजाद अकेले नहीं के छोड़े के, है ना? तब पटेल इस काम को बड़ा बढ़िया से किए, है ना? जितना मंत्रालय रियासत था, 2 4 गोड़ा को फोन हो जाता था, आदमी जाता था, बुला के मंगवाया जाता था दिल्ली, आओ बाबू हम आओ। जानते हैं पटेल साहब प्रेम से मान गया कि भाई विलय पत्र पर सिग्नेचर करो, अगर कर लिया तो सम्मान के साथ जा घरे। आज तनका तेल वेल बोले ओकरा के अकेले रूम में जा सब बंद कर दे, और कुर्सी पर रसरी से बांध दे। सच्चाई बता रहे आपको, और रसरी से बांध के तब कुर्सी ओकरा आगे लगा के बैठा। जानते हैं क्या बोलते थे पटेल साहब? कि तोहर बाप हमर दोस्त रहे, राजवा को कहते थे। तो तू हमार बेटा भइल, बेटा बाप के बात मान लो। तो कितना गोला जोड़ के मारे कहा कि अब तो कौन उपाय बांध है, जन बांध के मोरी जन है ना। तो साइन करते गया विलय पत्र पर। लेकिन 3 गो महान ऐठल रियासत रहे, न लाते से ना बाते से कोनो कर्म से मनबे ना करे। उनमें से एगो रहे जम्मू कश्मीर, एगो रहे जूनागढ़ और एगो रहे हैदराबाद। ये 3 गो ऐसा रहे कहल ना शामिल हो। एमे से 2 गोड़ा के कहीं ना कहीं मन रहे कि भागल जाइए, अंत में मजबूरी हुई कि उन्हें मिले हुई तो पाकिस्तान में मिलल जाए। तो पटेल सोचलन कि जम्मू कश्मीर तो मूड़ी पर बा, मानते नहीं हमनी में नाइयो शामिल हुई तो ऐसे हमनी के संप्रभुता पर कोनो खतरा नहीं के, ओकरा के छोड़। लेकिन हई सब तो देश के अंदर बा, टेक्निक तो मिलावल जरूरी बा। तो यहाँ तनी साक दिमाग लगावल गयल बा, समझे? माने राजनीति खेला गया है। तो राजनीति क्या खेला गया? देखा गया जूनागढ़ में हिंदू ज्यादा है, तो हुआ कि लोग से पूछ लिया तो नहीं के केने रहे के चाहता रहे। समझ में मेरा बात आ रहा है?
हिंदू ज्यादा है तो लोग से पूछ लिया कि भाई तू केने रहे के चाहता है, राजा के छोड़ना, बंद कर राजा का, बांध नहीं सेना के भेजवा दे, चुपचाप घर में बैठे रहते। आधा के सब पब्लिक से वोटिंग करा दे, सारा पब्लिक वाला भाई हमने के भारत में मिले के चाहते हो गए जूनागढ़ भारत के अंग। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया, जैसे जूना जैसे जनमत। याद रखिएगा, वीवीआई है। अब मजाक नहीं, कहानी नहीं सुनाते, सारा परीक्षा उपयोगी बात होता है। जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना तो मेरा एक एक आपको लेक्चर याद आएगा, सवाल ऐसे बनते चला जाएगा, कहानी की तरह बनते चला जाएगा। अब हुआ बात हैदराबाद, तो हैदराबाद में देखा गया मुस्लिम ज्यादा है, अगर यहाँ जनमत संग्रह करावल तो मामला पलट सकता है कि नहीं। तो यहाँ भेज देवल गल सेना, जो सेना जाके ऊपर अधिकार कर भारत में मिला। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके, हैदराबाद को सैन्य कर। चले अब कहानी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, इसी में टाइम लगा। ये सब आउट ऑफ सिलेबस थोड़े ही है, ये सब सिलेबस का पार्ट है ना। बहुत से लड़का को अभी नया नया नहीं समझ में आता है, जाके बाहर कहता है हमारा कोनो फर्क ना पड़ेला बउआ, बाहर जाके हम शिकायत कर बाबा पढ़ावेलन कुछ लागलन पढ़ावे कुछ हो, फिर पूछा अच्छा बताओ कैसन बातवा बढ़िया समझावेलन। तो वैसा नहीं, आप आपके हित में जो जरूरी होगा ना हम वो बात बताएंगे। आप बेचैन हो जाइए, आप व्याकुल हो जाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है अभी आप बच्चे हैं, अभी आपका उतना सेंस नहीं है, उतना बुद्धि रहता तो आप मेरे पास काहे आते, है कि नहीं है। तो ये चीज, तो एक सही गार्जियन का, एक सही गुरु का कर्तव्य होता है कि बच्चा बेचैन हो, कुछ भी हो। जैसे देखते हैं बच्चा, छोटा बच्चा होता है, दूध पीना नहीं चाहता, माँ क्या करते जबरदस्ती, हम तो मेरा रूम बेटी के नाके दाँत का मुआवा तरह का, हाँ जियावत नु मानी एक रखे बड़ा स्टाइल से जियावत है। तो वह हम अब नाक दाबे हम अपने लोगों कहे कि जियावे के अब ये उपाय बचल बा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ के राजा जम्मू कश्मीर के थे हरि सिंह। कौन राजा थे? हरि सिंह। तो पटेल हरि सिंह से पूछ लिए कि भाई आप मिल जाइए ना भारत में। बोला हरि सिंह नहीं भाई हमको भारत में नहीं मिलना है, ना पाकिस्तान में मिलना, हमको आजाद रहना है ना। साफ बतियाए के तैयार नहीं था हरि सिंह मरते। पहले क्या हुआ, पाकिस्तान सोचा कि रुक हम अपन सेना भेजतनी, भेज के एक पर अधिकार कर लेता। हमनी के ध्यानो हट गए रहे से कि भाई बॉर्डर पर बाढ़ जाओ, अकेले रहो तो रहो, उस हमनी के कोनो फर्क ना पड़ी। अब पाकिस्तान अपना सेना कबाइली के भेष में, कबीला जनजाति को बोलते हैं ना, बिनता रहता है, सब कुछ बनाता है, तो ओकरा भेष में अपन सेना उतार दिया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक तरह से लड़ाई शुरू हो गया। अब हरि सिंह को समझ में ना आ रहा है क्या करे, क्योंकि हरि सिंह के पास उतना सेना था नहीं। अब देखे कि भाई मिल ही के होई तो हम भारत में मिले, पाकिस्तान में तो ना मिले। हरि सिंह मन भीतरे भीतरे बना लिए। तुरंत फोन लगाए जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी तो हाँ तो तनी हमरा के बचाई। तो कहलन के बोला था? तो हरि सिंह। तो हरि सिंह के तो जम्मू कश्मीर रियासत के राजा। अच्छा पटेल से बतियाई। अब वो पटेल के फोन कैलन, पटेल पूछलन कि क्या बात है। तो ऐसा ऐसा देखिए घटना हो गया, पाकिस्तान सेना भेज के अटैक करवा दिया है, बचा लीजिए हमको। तो जानते हैं पटेल क्या बोले, हम आपके हैं कौन, पहले डिसाइड कीजिए। भाई दू बड़ा लड़त था, उसे हमारा क्या मतलब है, पहले हमारा तू रिलेशन बनाव, तू सार बहन हो ये मन बन, ओकरा बाद देखो हम तोरा उससे लड़ेम, है कि नहीं है। तो आप रिश्ता बनबे नहीं कीजिएगा तो हमारा कुत्ता कट लेके हम जाए दूसरा के लड़ाई में शामिल होके। यही चक्कर में 4-5 दिन निकल गया। अब यही 4-5 दिन जो निकला ना, तो उतना दिन में जम्मू कश्मीर में के कुछ क्षेत्र पर यहां तक जो है पाकिस्तान का सेना पहुंच गया था। उसके बाद यहां से भारतीय सेना, जब हरि सिंह बोले भाई हम तो नहीं में मिले के चाहता नहीं, लेकिन कुछ शर्त बा, ओकरा के मान लिया लोगन। नेहरू सोचे ए भाई तो यार बा, कम से कम कौन बड़का बात बा, शर्त पर मानल जाई, चल मिला, साइन उइन सब करवा लेवल गए। जब मिल गए तो हाँ अब भारत के सेना गए। अब भारत के सेना एकरा के खहेद रहल बा, चले यहाँ नेहरू जी से एक गलती हुआ है, हम मानते हैं। उस मामला को नेहरू जी लेके चले गए यूएनओ में कि जब विलय पत्र पर हरि सिंह हस्ताक्षर कर दिया तो जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग हो गया ना। तो ये गलती कर दिए, लेके जाना था यूएनओ में तो पहले सेना के खदेड़ देते। और सेना कह रहा था हजूर ऑर्डर दी तो लाहौर अब की बार अपने हो जाओ।
अब जैसे मामला चला गया यूएनओ में, यूएनओ कहा भाई जो जहां है पहले ओरिजन स्टॉप हो जाओ। अब जम्मू पाकिस्तानी सेना तो यहां था, तो यही जन स्टॉप हो गया। आज ले ये मामला लटका हुआ है, आज ले। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है ना, उसी को POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसी को कहा जाता है। समझ में आया मेरा कहानी ना, है ना, इस तरीका। और आज भी यह भारत का होते हुए भी हम लोग यहां नहीं जा सकते हैं, है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन, और यही ओरिजिनल बॉर्डर है। लेकिन पाकिस्तान एक नया बॉर्डर न बना दिया। पाकिस्तान क्या किया, एक नया बॉर्डर बना दिया। इस बॉर्डर का नाम है LOC। इस बॉर्डर का क्या नाम है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये नया बॉर्डर बन गया है, समझ गए ना। अब LOC POK समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे फिर मिलेगा मौका, हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो लंबा टाइम रहना है आपको मेरे साथ, है ना, सब समझाते चलेंगे, समझ गए ना। तो यह जो क्षेत्र है इसी को बोला जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो नया बॉर्डर लाइन बना दिया है पाकिस्तान, इसका नाम है, हेने से तनका एरिया में चीन अधिकार कैले बा, है ना। अब चीन अधिकार कैले बा, तो जो नयका बॉर्डर बा नु, एकरा कहल जाला LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ, हाँ। तो ध्यान ये सब दीजिएगा, खूब पूछता है आजकल, ये सब सवाले आ रहा है परीक्षा में, सब चर्चा में रहता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, जो भारत पाकिस्तान के बीच ओरिजिनल सीमा रेखा है वो है, इसका नाम है रेड क्लिफ, है कि नहीं है। और ये जो सीमा कुछ मिलता है चाइना से, ये हो गया मैकमोहन लाइन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो चाइना ने भारत के लद्दाख वाले एरिया में कुछ एरिया पर अधिकार कर लिया, आज भी उसके अधिकार में। तो उस एरिया को जो नया बॉर्डर लाइन बन गया उसको क्या बोलते हैं, LAC, LAC, ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल। सब आगे मौका मिलेगा, ये सभी लिखा हुआ नोट्स है आपका, टॉपिक नंबर 1 पहले के अध्याय में तो पढ़ना है ये सब, है ना। पहले का अध्याय हिंदी संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, तो वहां समझाएंगे, तो फिर कहानी लिखा भी देंगे, चिंता नहीं। लिखने का कोशिश है, सब कुछ लिखा हुआ है ना, खाली आप अभी दिमाग में लिखिए, याद हो जाएगा, गारंटी दे रहे, बस आप प्यार से बैठ के समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहानी समझ में आ गया, और जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज के डेट में भी यही जो हिस्सा है वो किसके अधिकार में है। अब मोदी जी से ये अंतिम उम्मीद बा, जे करे कर है वो करिए देलन, लेकिन एगो है तनी मिला देतन हमनी के और मजा आ जाए का। हाँ, अब LOC को बॉर्डर हटा करके फिर से है ये बॉर्डर हो जाए, हमारा ना चाहिए लाहौर, कम से कम हमनी के POK जोन बा वो तो हम लोग का है। क्यों हम लोग का है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही नियम बनाया था कि वहां का राजा जब चाहेगा वो करेगा। तो हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया है कि नहीं किया, तो ये वैधानिक रूप से भी ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, अब ये देशी रियासत को भी क्या करना था, संविधान सभा में शामिल होना था, ठीक है। तो उसमें से एगो देशी रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, अंत नहीं हुआ। उस देशी रियासत का क्या नाम है, भरी अगला पॉइंट, संविधान सभा में कहां के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए, हैदराबाद। बढ़िए ना। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। संविधान सभा में कहां के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिए, हैदराबाद। चलिए, निर्वाचन सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निर्वाचन सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनाया गया। अपनाया गया क्या, तो 3 गो चीज है, ध्वज, गान और गीत। ध्वज, गान और गीत। अब ध्यान दीजिए, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद जब हुआ, तो उस समय हम लोग के पास अगर अपना झंडा नहीं रहता तो हम लोग क्या लहराते, क्या फहराते। यानी झंडा अपनाया गया होगा, गारंटी बा 15 अगस्त 1947 के पहले। कॉमन सेंस लगाना चाहिए, झंडा ना रही तो हमने कौन सी फहर रही थी। तो झंडा को अपनाया गया होगा 15 अगस्त 1947 के पहले। अब बहुत पहले भी ना अपनावल गई, 1938 हाल ही फिलहाल में अपनावल। तो झंडा को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947। भर लीजिए।
पूछेगा परीक्षा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? पूछे परीक्षा में छोड़ा, बाद में पूछी, हम अपने लोगों से पूछे। पता बनू तरीका पढ़ाने का। जैसे टॉपिक खत्म होगा, पूछन प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं महाबेइज्जतियां समारोह। उस प्रोग्राम का नाम है महाबेइज्जतियां समारोह। जरा ईगो प्रॉब्लम हुई कि ना सर जी हमारे के कान पकड़ के ना उठक बैठक करा सकता रहन, तो वो अभियोग देर नहीं के बल भाग सकता। क्लास में पूछेंगे, नहीं आएगा आपको कान पकड़ना है, पहला गलती माफ करेंगे कान पर, दूसरा बार नहीं बताइएगा तो यहाँ खड़ा होकर स्टेज सजा दिया जाएगा, उठक बैठक कराएंगे। ओकरा बाद नहीं बताइएगा तो यहाँ खड़ा करा करेंगे, अपना दोनों हाथे जोर से गाल पर मार, ना तो तोरा पटनरवा से कम तू मारे करे। तो इसीलिए याद करते चलिए। देखिए पढ़ाने का मतलब है कि आउटपुट परीक्षा में सवाल आपका बने, तो बनेगा कब? जब आप याद कीजिएगा तब ना। तो इसीलिए हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ हो जाइए और हम लोग का जीवन का बेड़ा पार हो जाए। चलिए तो अच्छा, गान और गीत ध्यान दीजिएगा। पहले फर्क समझिए, क्योंकि हम गलती किए हैं इसमें। गान और गीत में कंफ्यूजन हो जाते थे, गान कौन है गीत कौन है, कभी कभी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोग जिसको गीतों नहीं गाने आता है वो लोग क्या करता है, बाथरूम में जाता है नहाने तो गाना लगता है गाने, है ना, तुझे देखा तो ये जाना सन, तो ओकरा के का कहल जाला? बाथरूम सिंगर। का कहल जाला? है ना, मैंने जब फुर्सत मिली तो ऐसा होला, विद्यास लोग गुनगुनाए लागेला, है ना, ऐसे ही करके मेरे रस के तो हमनी खानी सिंगर कैसा ना। अब बाथरूमों में अपने का गावतानी? गीत। का गावतानी? गीत। तो गीत कहीं गावल जा सकता, 1 नंबर 2 नंबर करते हुए सुतल कहीं जे होना मूड में बनी, लेकिन गान कहीं ना गावल जा सकता। अच्छा ये बताइए, कोई प्रचार करता है देशभक्ति का, तो आज ले कभी सुने हैं ठेला पर बाजते हुए, ठेला जा रहा है अब प्रचार कर रहा है जन गण मन अधिनायक, कहीं सुने हैं? कहीं नहीं सुने होइएगा। उसका एक समय होता है, उसमें जब वो गाना चलता है तो लोगों को एक मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। लेकिन उन्हें देखिए, वंदे मातरम बहुत जगह सुनने को मिल जाएगा, लेकिन जन गण मन आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। उसका एक समय होता है, उसी समय पर वो गाना गाया जाता है। तो याद रखिएगा, जन मन गान है, जबकि वंदे मातरम गीत है। आप वंदे मातरम जेने मन करे उन्हें गुनगुना ली, देशभक्ति के जोश आ जाए बाथरूम में तो वंदे मातरम, है ना, इस तरीका से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वंदे मातरम, अब सुनिए, ये तो लफड़ा खत्म कोई नहीं, अब जिंदगी भर याद रही, गीत हो वंदे मातरम, आ गान हो गीत कहीं गावल जा सकता, तो वंदे मातरम कहीं गाली। अब वंदे मातरम ब से वंदे, ब से बंकिम, समझ बात कोई नहीं? पूछेला एक लेखक के हवन के लिखले बाड़ा, तो ब से वंदे, ब से बंकिम, बच गए से रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। दुइये को फंसते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लड़का, तेज तेज लड़का देखते हैं। हम भी गलती की, हम स्वीकार कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के करलन, वंदे के करलन की जन गण मन, क्योंकि दोनों पढ़त पढ़त कंफ्यूजन हो जाला। तो ब से वंदे, ब से बंकिम, जे बच गल कौन ची बचल? जन गण मन, तो ओकर लेखक के रहे रचिका होगा। तो गान कौन ची है? वंदे मातरम, जन गण। आ गीत कौन ची है? भरली न। तो अच्छा, अब अपनावल कब गए? तो ई गणतंत्र घोषित करे से पहले अपनावल गए 24 जनवरी के। छोटा छोटा लिखेगा थोड़ा, 24 जनवरी 1950 को, गान में भरिएगा 24 जनवरी 1950 को, ब्रैकेट में लिखिए जन गण मन। गान कौन सी है? तो जन गण मन हाइफन देके लिखिए रविंद्रनाथ, थोड़ा सा सिंबल दे दीजिए ताकि याद रहेगा हमेशा। गान अपनाया गया कहिया? 24 जनवरी 1950 को। गान है क्या? जन गण मन। इसके रचयिता के है? रविंद्रनाथ टैगोर। कम से कम रविंद्रनाथ लिख लीजिए ताकि, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब गीत भी 24 जनवरी को अपनाया गया है, गीत भी सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को। आ गीत कौन सी है? वंदे मातरम, है ना। एकर लेखक के हवन बंकिम, ब्रैकेट में लिख लीजिए चंद्र, बस इतना ही से याद रहेगा आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बता देनी गारंटी नहीं, लाइफ टाइम ना भूला हम लोग, चिंता का बस अपने लोग खाली रेगुलर क्लास है। आइए देखो तनी कुछ लड़का अभी तक हमार भावना के नहीं समझल, ओकरा मन करता था आवत, ना मन करता पैसो दे दिले, तो आप पैसा दे दिए तो हम ले लिए,
हम ज्ञान देंगे आप नहीं लीजिएगा तो ऊपर वाला हमको सजा दे सकते हैं, हम बहुत डरपोक आदमी। आप पैसा दिए हैं तो ईमानदारी से पढ़ लीजिए कि हमको भी नौकरी लगे नहीं लगे, ईमानदारी से आप पढ़ना लीजिए खाली, वो तो अलग न मैटर है, नौकरी लगना नहीं लगना। आप आम का पेड़ लगाइए, कहिए हे प्रभु हम बिना स्वार्थ के लगे ले हम एक आम ना खाए मत फहराइए, तो भगवान कहीं ना फर रहे, वो तो फरबे करी, जो कर्म कैले बानी तो फल मिलबे करी। तो वही चीज होता है कर्म, आप कर्म कीजिए, आपके सोचने और नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लड़की लोग बताएगी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रहे डॉक्टर भीमराव, कौ सदस्यीय था 7 सदस्य, अंबेडकर को लेकर कौ सदस्यीय था, ओमे से मात्र एक आदमी जो रहे ना वो कांग्रेस के सदस्य रहे, मात्र 7 गो में से एक गो आदमी कांग्रेस के सदस्य रहे। यही से उनका नमवा अक्सर परीक्षा में पूछेला कि प्रारूप समिति में शामिल कांग्रेस का एकमात्र सदस्य कौन था, तो उनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल, मानिक लाल, एक आदमी है मुंशी। भरिए अगला पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति में कांग्रेस का एकमात्र सदस्य के.एम. मुंशी थे। चलिए आज के लिए इतना। बहुत